हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में मैं आपसे दो साइंटिस्टों के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ये दो साइंटिस्ट हैं 20th सेंचुरी के एल्बर्ट आइंस्टाइन और फिलिप लेनार्ड। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप लोग सब जानते हैं, बचपन से अब हम लोग सब उनके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिलिप लेनार्ड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं फिलिप लेनार्ड के बारे में आपको एक बैकग्राउंड दे दूंगा ताकि आप कहानी के कंटेक्स्ट को समझ पाएँ। तो फिलिप लेनार्ड जो थे ये जर्मनी के एक फिजिसिस्ट थे और ये एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट कौन होता है? जो एक्सपेरिमेंट्स करके देखता है, ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकंड, 1905 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था क्योंकि इन्होंने कैथोड रेस पे बहुत काम किया था। और तीसरा, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसके एक्सप्लेनेशन के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था, उस पर इन्होंने बहुत काम किया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनका एक बैकग्राउंड दे दिया। अब थोड़ा सा चीज़ों को हम डीपर लेवल में समझने की कोशिश करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे जर्मनी में, लेकिन जब वो आगे हायर स्टडीज़ करने के लिए चले गए थे स्विट्ज़रलैंड। लेकिन 1914 में एल्बर्ट आइंस्टाइन वापस जर्मनी में आ गए थे। अब जब जर्मनी में आए तो जैसे कि मैंने बोला, लेनार्ड भी एक साइंटिस्ट थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे उन्होंने काफ़ी काम किया था। और एल्बर्ट आइंस्टाइन उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे थे, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो ये होता कैसे है। और जब इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1921 में। अब थोड़ा सा मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। ठीक है, साथ साथ हम थोड़ी सी साइंस समझते चलेंगे। देखिए क्या था कि ये जब आइंस्टाइन और लेनार्ड का टाइम था जर्मनी में, तो उस टाइम पे लोगों को ये लगता था, स्पेशली जो साइंटिस्ट हैं उनको लगता था कि जो लाइट आती है, जो सूरज से रोशनी आ रही है, ये एक वेव है। ये मानते थे कि लाइट एक वेव है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला लाइट एक वेव नहीं है, लाइट के अंदर फोटॉन्स हैं। लाइट के अंदर क्या है? फोटॉन्स हैं। और फोटॉन्स कैसे हैं? फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। मान लीजिए जैसे एक पूरी लाइट है, ये लाइट है पूरी, ठीक है, तो लाइट वेव नहीं है, इसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। जैसे एक पैकेट गिरा छोटा सा, एक छोटा सा पैकेट गिरा, एक छोटा सा पैकेट गिरा, एक छोटा सा पैकेट गिरा, तो ऐसे लाइट बहुत सारे पैकेट से बन के बनी है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, एक पैकेट एनर्जी का येरा, 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 ऐसे पूरी एक लाइन होती है, पूरी एक लाइन चली आ रही है। तो जो सूरज से रोशनी आ रही है वो खाली वेव नहीं है, वो फोटॉन से मिलकर बनी है। फोटॉन्स क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ये आइंस्टाइन ने बताया था। ठीक है, और बहुत हद तक जो क्वांटम जो मैकेनिक्स है, जो क्वांटम फिजिक्स है, उसकी बहुत हद तक नींव भी यहीं से रखी गई। ये समझ में आना शुरू हुआ क्योंकि जब आप डीपर लेवल पे जाते हो, जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, अभी तो दुनिया में आपको हर चीज़ एक वेव की तरह ही दिखाई दे रही है, बट जब आप डीपर लेवल पे देखोगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो चीज़ें खाली वेव के फॉर्म में नहीं है, चीज़ें पार्टिकल्स के फॉर्म में होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें डिस्क्रीट फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ चीज़ों में चेंजेस आते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि ये जो लाइट से पैकेट्स ऑफ एनर्जी आती है, ये टकराती है जब मेटल के सरफेस पे, ये जब टकराती है किसी मेटल के सरफेस पे, तो उस मेटल के सरफेस से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, अब ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो पहले ही लिनार्ड करके देख चुके थे। ऑब्जर्वेशन लिनार्ड से पहले भी एक साइंटिस्ट ने कर दी थी। एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज नाम के, 1887 में उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी। लिनार्ड ने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। 1921 में आइंस्टाइन को इस पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए, जो उन्होंने बताया कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, फोटोन है, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे, इसी के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला। एक्सपेरिमेंट किया था लिनार्ड ने, एक्सप्लेनेशन ऐसा क्यों हो रहा है ये दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये भी बताया था कि ये जो लाइट आपकी जो टकराती है, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये लाइट की इंटेंसिटी बनी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड है, जिसमें जो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था वो मैक्स प्लैंक जो थे, वो भी एक साइंटिस्ट थे, उनकी हेल्प से भी दिया था। ठीक है, और बहुत तक ये बात लेनार्ड भी पहले बता चुके थे, बट मैथमेटिकल मॉडलिंग करके
बहुत डीपर लेवल पे उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में। तो जब तक ये, अब क्योंकि काम भी आइंस्टाइन भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कर रहे थे, लेनार्ड भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही उन्होंने पूरा किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो शुरू में तो उनकी दोस्ती थी, उनकी कॉमन ग्राउंड था, एक ही फील्ड है, दोनों फिजिक्स में थे और गोल भी एक ही था, फिजिक्स की डेवलपमेंट करना। तो शुरू में दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट्स होने स्टार्ट हो गए और डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, इतने हो गए कि एक तरीके से काफ़ी बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। अब उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि जब 1920s आते आते हिटलर का राइज हो रहा था, मतलब जो वो पूरा एरिया था जर्मनी वाला, वहाँ पे जो माहौल है वो चेंज हो रहा था। माहौल चेंज कैसे हो रहा था, अब इसको समझने के लिए आप ये देखिए, 1920 में एक डिबेट हुई और बड़ी तगड़ी डिबेट हुई थी, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, मतलब एक तरीके से पब्लिक डिबेट है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए हुए हैं। 1921 में इस डिबेट को बोला गया था बैड न्यूहैम डिबेट, ठीक है। अब हुआ क्या था, एक तरफ लेनार्ड थे, एक तरफ आइंस्टाइन थे। अब इनके बीच में ग्रजेस आ चुके थे, डिस्प्यूट इनके बीच में हो चुका था, और मेन जो डिफरेंस का रीज़न था उसमें कई सारे रीजन्स थे। एक तो था साइंटिफिक क्या था, लेनार्ड थे, वो थे एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट, ये एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ये कहते थे मैं एक्सपेरिमेंट कर करके कंक्लूजन्स निकालता हूँ। लेकिन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये सिर्फ थ्योरी पे डिपेंडेंट रहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनकी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन मैं हूँ रियल फिजिसिस्ट क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। तो उन्होंने बोला था इनकी ये जो थ्योरीज़ हैं, ठीक है, जितने भी इन्होंने चीज़ें दी हैं उन पे मेरा बिलीफ कम है। अब ऐसा क्यों बोल रहे थे, मतलब एक तरह से क्या साइंटिफिक डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। पहला रीज़न ये था, क्यों है इसको भी डेप्थ में समझते हैं, इससे आपको बहुत तक उस टाइम की साइंस भी समझ में आएगी। लेनार्ड ने बोला, उनका ऐसा मानना था कि ये जो दुनिया है ये एक सब्सटेंस से भरी है, इसको बोलते हैं ईथर। वो कहते थे ये जो लाइट ट्रैवल कर रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं, ये ईथर के थ्रू होके करती हैं, ईथर एक मीडियम है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला ईथर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, ईथर है ही नहीं। लेकिन लेनार्ड ने फिर इनको काउंटर आर्ग्यू किया, इन्होंने कहा आपने ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है, जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आपकी, ठीक है, उसमें आपने एक टर्म यूज़ किया स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने टर्म यूज़ किया था स्पेस टाइम, जनरल थ्योरी ऑफ, जब उन्होंने बात की थी रिलेटिविटी की। आइंस्टाइन ने, थोड़ा सा उसको और समझाता हूँ, आइंस्टाइन ने दो थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की। एक तो दी थी 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उनका जो कॉन्सेप्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर था। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, चाहे जो उसको ऑब्जर्व करने वाला है वो भले ही कितना भी तेज़ मूव करता रहे, चाहे स्पीड ऑफ लाइट का जो सोर्स है वो कितना भी तेज़ मूव करता रहे, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। अब ये सब चीज़ें हमारे रियल लाइफ में यूज़ होती हैं, जीपीएस आप यूज़ करते हो उसमें सब चीज़ें यूज़ होती हैं। तो आइंस्टाइन ने एक तो फंडा दिया था स्पेशल रिलेटिविटी का 1905 के आसपास, फिर 1914 या 15 के आसपास आते आते आइंस्टाइन ने दिया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका एक्सटेंशन था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जहाँ पे उन्होंने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया और एक्सेलरेशन को उसमें जोड़ा, ठीक है। तो अब ये था, तो लेनार्ड ने बोला कि आइंस्टाइन मेरे ईथर वाले कॉन्सेप्ट को तो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम दिया है उसमें बैक डोर से वो बात वही कर रहे हैं ईथर की, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया है, उसको स्पेस टाइम बोल दिया, मैंने उसको ईथर बोला है। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो एग्री नहीं करता आइंस्टाइन की बातों से, पहली चीज़। दूसरा, लेनार्ड ने बोला, जो साइंटिफिक डिसएग्रीमेंट था उनका, कि जो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है इनकी स्पेशल थ्योरी से रिलेटिविटी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो स्पेशल थ्योरी है इनकी वो कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है वैक्यूम में, लेकिन जो उनकी जनरल थ्योरी है उसमें कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिससे मालूम पड़ता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ हो सकती हैं। ऐसा इनका मानना था लेनार्ड का, लेकिन रियलिटी ये थी कि लेनार्ड ठीक से समझ नहीं पाए थे रिलेटिविटी को, सच बात ये थी। लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और उनसे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे, डिसएग्रीमेंट्स कर रहे थे वो
उनकी साइंटिफिक उसको लेके, थ्योरीज को लेके आइंस्टाइन की। और फिर वो बोलते थे कि ये जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझते हैं कि जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते, जिनको आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप मेज़र नहीं करा जा सकता। ठीक है ना। देखो एग्जांपल देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे आप जब बोलते हैं कि कोई चीज़ बड़ी खूबसूरत है, तो एक खूबसूरती का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके माइंड में है, आप इसको मेज़र कैसे करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है ना। ऐसे लिटरेचर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट पे चलते हैं, जिसे मोरालिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये बोलते थे कि जो साइंस है ये इतना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर नहीं चल सकती, साइंस में आपको मेजरमेंट करने पड़ते हैं, आपको एक्सपेरिमेंट्स करके मेजरमेंट्स करके दिखाना पड़ता है। तो उन्होंने बोला आइंस्टाइन को, आइंस्टाइन के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तो सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं। ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने फिर उनको काउंटर आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा आप इनको एब्स्ट्रैक्ट करें, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ इमेजिनेशन करता हूँ, लेकिन ये बात सच नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट्स करके देख लो भाई, आप एक्सपेरिमेंट्स करके देख लो। आप मेरे ऊपर एक ब्लेम लगा रहे हो कि मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट हैं, कि मैं सिर्फ मैथमेटिकल मॉडलिंग करता रहता हूँ, मैं सिर्फ एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हूँ। इन पर एक ब्लेम लगाया था लियोनार्ड ने कि आइंस्टाइन एक्सपेरिमेंट नहीं करते, खाली थ्योरीज बनाते रहते हैं, खाली मैथमेटिकल मॉडलिंग करते रहते हैं। तो आइंस्टाइन ने काउंटर आर्ग्यू किया था कि अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आप एक्सपेरिमेंट्स करके देख लो ना मेरी थ्योरीज पे, और करके देख लो डिस्प्रूफ। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि आइंस्टाइन ठीक थे, और इनफैक्ट आज भी उनकी थ्योरीज पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और क्लियर मालूम पड़ता है कि आइंस्टाइन की जो बातें हैं वो ठीक है। ठीक है, कुछ माइन्यूट मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आइंस्टाइन ठीक है। तो लियोनार्ड के जो साइंटिफिक जो उन पे वो लगा रहे थे ना ब्लेम्स, वो ठीक नहीं थे। आइंस्टाइन वॉज मोर राइट। ठीक है। और फिर एक ये चीज़ भी थी कि इनको लगता था लियोनार्ड को कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट तो मैंने किया है और नोबेल प्राइज़ मिल रहा है आइंस्टाइन को। तो उनको एक वो भी था कि भाई मेरे को ओवर शेडो कर रहे हैं आइंस्टाइन। उनको भाई 1905 में नोबेल प्राइज़ जीता हुआ था, तो उनकी एक बड़ी वो थी, हस्ती थी। आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज़ मिलने वाला था 1921 में। अभी ये डिबेट तो 1920 में हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि नाम पहले डिक्लेयर हो गया था। उनको लग रहा था कि यार मेरे नाम को ओवर शेडो करा जा रहा है, जबकि एक्सपेरिमेंट तो मैंने किया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। लेकिन बात ये है खाली एक्सपेरिमेंट करने से कुछ नहीं होता, उसका जो एक्सप्लेनेशन है ये ऐसा क्यों हो रहा है ये तो आइंस्टाइन ने ही दिया ना, इसलिए उनको मिला था नोबेल प्राइज़, और वो ठीक मिला था। लेकिन वो उस चीज़ से परेशान हो रहे थे। ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं जेलेसी फैक्टर भी है। तो यहाँ एक तो डिसएग्रीमेंट का रीज़न था साइंटिफिक डिसएग्रीमेंट्स, पहला ये। दूसरा, अब बात ये है कि मैंने आपको बोला था कि उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, वो अलग तरीके का हो रहा था, क्योंकि हिटलर वहाँ पे राइज़ में आ रहा था। अब जब हिटलर राइज़ में आ रहा था तो एंटी सेमेटिक व्यूज़ फैल रहे थे। एंटी सेमेटिक मतलब होता है ज्यूज़ के अगेंस्ट बात करी जा रही थी, और आइंस्टाइन ज्यू थे। ठीक है। तो वहाँ पे जो लियोनार्ड थे ये बोलते थे कि जो आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है वो ज्यूइश फिजिक्स है। ज्यूइश फिजिक्स एक लेबल लगा दिया गया आइंस्टाइन के ऊपर। और ये जो लियोनार्ड थे ये हिटलर को पब्लिकली सपोर्ट करते थे, नाजी सपोर्टर थे, जिससे फिर बाद में हिटलर ने खुश होकर इनको बनाया था चीफ ऑफ आर्यन फिजिक्स। लियोनार्ड को बना दिया गया चीफ ऑफ आर्यन फिजिक्स, क्योंकि हिटलर तो रेशियल सुपियोरिटी में बिलीव करता था। हिटलर को तो ये लगता था कि मैं एक ऐसी प्योर आर्यन रेस बनाऊंगा, तो उसने लियोनार्ड को बना दिया चीफ ऑफ आर्यन फिजिक्स। और क्योंकि वो हिटलर के सपोर्टर थे तो उन्होंने आइंस्टाइन को लेबल कर दिया वहाँ पे पब्लिकली उस टाइम पे कि आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है वो ज्यूइश फिजिक्स है। ठीक है। तो आइंस्टाइन के ऊपर पर्सनल जब इस तरह के रिमार्क्स उन्होंने लगाने शुरू करे तो आइंस्टाइन को भी गुस्सा आ गया। नॉर्मली आइंस्टाइन काम पर्सनैलिटी के थे, शांत रहते थे, बट उस दिन क्योंकि जब पर्सनल आप किसी पे अटैक करेंगे तो उनको गुस्सा आ गया, और आइंस्टाइन ने उनको बोल दिया लियोनार्ड को दैट यू आर अ ट्विस्टेड फेलो, यू आर अ ट्विस्टेड फेलो। ट्विस्टेड फेलो मतलब गड़बड़ है तुम्हारे अंदर, कुछ ऐसी बातें तुम करते हो, ऐसी तुम्हारी सोच है। तो पब्लिकली आप देखेंगे ये बड़ा उस टाइम काफ़ी बड़ा हुआ था। 1920 की ये डिबेट है, आप गूगल कर सकते हैं इसको, बैड न्यूहम डिबेट करके। ठीक है। तो वहाँ से इन दोनों के बीच में, आइंस्टाइन और लियोनार्ड के बीच में परमानेंट एक क्लैश हो गया, परमानेंट एक ग्रज आ गया। अब हुआ क्या, बात खाली यहाँ नहीं रुकी। अब हो क्या रहा था इसकी वजह से, आइंस्टाइन को आइसोलेट कर दिया गया
साइंटिफिक कम्युनिटी में, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम साइंटिफिक कम्युनिटी में हिटलर का ना जैसे जैसे टाइम बीतता गया और टाइम बीता 1928 1930s, जब टाइम धीरे धीरे बीतता गया तो साइंटिफिक कम्युनिटी भी जर्मनी में दो हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तरफ जो साइंटिस्ट थे वो ज्यूज़ थे, एक तरफ जो थे वो एक तरह से आप समझ सकते हो लेनार्ड को सपोर्ट करने वाले थे। तो एक तरीके से जो नाजी की जो आइडियोलॉजी थी उसको फेवर कर रहे थे। और जो लेनार्ड थे उन्होंने पब्लिकली, ठीक है, जब बाद में इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस हुई या इस तरह से और मीटिंग्स हुई तो वहाँ पे इस तरह से कैंपेन चलाए, पैम्पलेट बांटे। पैम्पलेट क्या बांटे कि हम जो साइंस बना रहे हैं, जो लेनार्ड को सपोर्ट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, एक तरीके से जो नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, हमारी जो साइंस है प्योर साइंस है, और ये जो आइंस्टाइन की जो साइंस है, ये जो फिजिक्स है आइंस्टाइन की, वो ज्यूइश फिजिक्स है, तो ये गड़बड़ कर रहे हैं साइंस में, तो आप इनको सपोर्ट ना करें। तो इस तरह से, और उस टाइम 1930s में तो 1928 1930 31 32 आते आते मैंने बोला हिटलर का बहुत राइज हो गया था। और उस टाइम पे जो एक मास प्रोपोगंडा चलाया जा रहा था, मीडिया में भी बहुत तरह की चीज़ें आ रही थी, जैसा हिटलर चाह रहा था वैसी वैसी चीज़ें दिखाई जा रही थी। तो एक पब्लिक के दिमाग में भी ऐसे सेंटीमेंट्स बना दिए गए वहाँ पे कि ये बातें ठीक कर रहा है लेनार्ड। तो आइंस्टाइन को एक तो मैंने बोला साइंटिफिक कम्युनिटी से भी आइसोलेशन मिलने लगा, ठीक है, और दूसरा जो पब्लिक है वहाँ से भी आइसोलेशन मिलना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो आइसोलेट क्यों कर रही थी? लेनार्ड की वजह से, जो लेनार्ड कैंपेन चला रहे थे और जिस तरह की बातें फैला रहे थे। पब्लिक में क्यों हो रहा था आइसोलेशन? क्योंकि जो मीडिया में जो प्रोपोगंडा चल रहा था उसकी वजह से। तो ये चीज़ थी। तो अब उससे क्या हुआ, साइंस एक तरीके से आप देखेंगे उस टाइम दो उसमें बढ़ गई। एक तरह से लेनार्ड वाली साइंस, जिसको लेनार्ड अपनी साइंस को प्योर साइंस बोल रहे थे, और आइंस्टाइन की साइंस को ज्यूज वाली साइंस बोला जा रहा था, ठीक है। तो और थ्रेट भी, फिर बात यहाँ तो रुकी ही नहीं, उनको थ्रेट दिए गए। 1930s आते आते आइंस्टाइन को अभी थ्रेट मिले, पर्सनल थ्रेट मिलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हिटलर का जो उस टाइम दबदबा है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था बहुत, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि आइंस्टाइन को लाइफ पे थ्रेट्स आने लगे, पर्सनल अटैक वाले थ्रेट्स आने लगे, तो जो उनकी वाइफ थी उस टाइम पे एल्सा, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है। कंटिन्यूसली अगर आपको कोई थ्रेट देगा, आपको जान से मारने की धमकी दी जाएगी, आपकी फैमिली को ख़त्म करने की धमकी दी जाएगी, तो ऑब्वियसली वाइफ थी आइंस्टाइन की, तो उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो आइंस्टाइन को जब लगता है दिक्कत है बहुत ज़्यादा, तो आइंस्टाइन 1932 के आसपास ये बोलते हैं कि मुझे लेक्चर लेने जाना है यूएस। वो यूएस चले जाते हैं लेक्चर लेने, लेकिन देखते हैं कि उसी टाइम पीरियड के अराउंड 1932-33 में हिटलर पावर में आ जाता है। अब उनके पास समझ में आ जाती है कि अगर वो वापस आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि हिटलर बहुत ज़्यादा रिस्की है और हिटलर ज्यूज़ को ख़त्म करना चाहता है। तो ये दिक्कत, तो ठीक है। तो आइंस्टाइन को इन्होंने ये खतरे को भांप लिया था, तो इसलिए उन्होंने जर्मनी की सिटीजनशिप छोड़ दी और फिर वो परमानेंटली यूएस में सेटल हो गए थे, ठीक है, फैमिली को भी ले गए थे। अब 1945 आते आते जब हिटलर की डेथ हो जाती है और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाता है, तो बाद में जो लेनार्ड है इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि मैंने बोला था लेनार्ड ने हिटलर का सपोर्ट किया था, नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि इनकी एज बहुत हो गई थी लेनार्ड की, जब इनको अरेस्ट किया गया 1945 आते आते 84 के आसपास, मतलब 80s के आसपास ही थे ये, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट एज नहीं मालूम, क्योंकि 84 में उनकी डेथ हुई थी। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनकी बाकी की जो ज़िंदगी है, ठीक है, लेनार्ड की जो बाकी की ज़िंदगी है वो बीती थी एक गांव में, जर्मनी में। उनको एक विलेज में भेज दिया गया, जेल में नहीं रखा गया इनको बिकॉज ऑफ एज काफ़ी हो चुकी थी। तो एक जर्मनी के ही एक गांव में इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ये उसी गांव में रहे, वहीं इनकी डेथ हुई थी इनकी 84 की एज के आसपास। जब इनको अरेस्ट भी किया गया था तब भी इनकी एज काफ़ी हो चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फाइनली ये बात भी बोली जाती है कि जर्मनी एटॉमिक बम इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि हिटलर की वजह से जितने भी साइंटिस्ट थे, जो ज्यू साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंट्री को छोड़ दिया था, तो एक ब्रेन ड्रेन हो गया था। अदरवाइज़ इनिशली स्टार्टिंग में बहुत एंथुसियाज्म दिखाया गया था, एक जोश दिखाया गया था जर्मनी में कि एटॉमिक बम को बनाया जाएगा। लेकिन जब ब्रेन पावर ही आपकी कंट्री की आपके बाहर चली गई है, तो आप कैसे फिर उस बम को बनाते। तो ये था आज का वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो आपको ठीक लगते हैं तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।